ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं जेनेटिक्स के टॉपिक के बारे में। अक्सर जेनेटिक्स में जो है बच्चों को जो मेन मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो आती है कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो है जेनेटिक्स के मेन इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी जिनमें हम डिस्कस करेंगे। जहां पर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, कुछ रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द पार्ट 1 जिसमें मैं फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और अगले पार्ट में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि अगर एक पेरेंट जो कैपिटल बी है उसकी क्रॉसिंग अगर स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ की जाए तो जीनोटाइप का रेशो क्या आएगा? जीनोटाइप का रेशो क्या आएगा? ठीक है, तो इसका आंसर देखो जो होगा बेटा वो क्या होगा, दैट वुड बी द 1। कैसे? देखो एक पेरेंट तो क्या था, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, और एक है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो गैमिट क्या बने इसके अंदर? अगर आप देखो तो देखो गैमिट इसमें से ए बी दो तरह के गैमिट बने, जबकि यहां पर ए बी एक ही तरह का गैमिट बना। और जब इस इन गैमिट्स का फ्यूजन इसके साथ हुआ तो देखो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो बनती है वो सिर्फ दो ही बनती है, एक ए कैपिटल बी और एक है स्मॉल कैपिटल बी। यानी रेशियो क्या आया इनका? 1:1। तो देखो यहाँ पर ये वाला आंसर है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ ए बी ना दे के कोई एक्स वाई और यहाँ पर जो है आपको मान लो कह दे भाई स्मॉल एक्स है ना, कैपिटल वाई है, तो बताओ क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। जीनोटाइप तो क्रॉसिंग करके आपको दिखानी होगी वहां पर। ठीक है, आप देख रहे हैं सुनील्स बायोलॉजी चैनल। चलो नाउ नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन F2 जनरेशन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो ये है, और इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो इसका आंसर जो आ रहा है दैट इज द 4। अब देखो बेटा, मोनोहाइब्रिड रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, है ना। आप अगर देखो यहाँ पर, अगर हम कहें मोनोहाइब्रिड में, मान लो एक पेरेंट कैपिटल टी और एक पेरेंट स्मॉल टी है, क्रॉसिंग करवाई, तो F1 जनरेशन जो बनी वो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और जब हम इसका क्रॉसिंग सेल्फिंग करवाते हैं, तो जब इसकी सेल्फिंग कराई तो एक गैमेट बना कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पर एक गैमेट कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो रेशियो क्या बना, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो बने और स्मॉल टी वाला एक बना। तो देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा, इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि इस कंडीशन में डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रेसेसिव का रेशियो क्या है। तो देखो इसमें जो रेशियो आया वो क्या आया, 1:2:1। इसमें से ये 1 जो है ये वाला है ये डोमिनेंट होमोजाइगस, और ये वाला 1 जो है ये है रेसेसिव होमोजाइगस। तो रेशियो क्या आया? 1:1 का आया या नहीं आया? दिस इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। How many types and in what ratio the gametes are produced by a dihybrid heterozygous? How many type and gametes, है ना, how many type of the gamete and in ratio। तो देखो डाइहाइब्रिड के अंदर ये बोल रहा है कि कितने तक। तो क्वेश्चन था कि अगर मान लो दो करेक्टर के लिए क्रॉसिंग करवाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कलर ऑफ द फ्लावर और हाइट वाला क्रॉसिंग करवाई, F1 जनरेशन बनी ये। अब इस F1 जनरेशन से कितने गैमेट बन रहे हैं ये क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे, फॉरक्लाइन मेथड को अगर मैं काम में लेता हूं तो कैपिटल टी और स्मॉल टी से यहाँ पर जो गैमेट बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं बेटा? 4 गैमेट बन रहे हैं, है ना, एंड ईच इक्वल इन नंबर। ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर अगर आपसे यहाँ पर कहा जाए कि भाई क्या आंसर होगा, तो आप देखो यहाँ पर एक कैपिटल टी कैपिटल भी बना था, एक कैपिटल टी स्मॉल भी बना था, एक स्मॉल टी कैपिटल भी बना था और एक स्मॉल टी स्मॉल भी बना था, है ना। तो चारों एक एक करके बने थे यहाँ पर। इसका मतलब रेशियो क्या आया यहाँ पर भाई? 1:1:1:1 का रेशियो आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं ताकि आपको फटाफट शॉर्ट में एक छोटे वीडियो में मैं ज्यादा क्वेश्चंस करवा पाऊं। इफ अ कलर ब्लाइंड वुमन मैरी विद अ नॉर्मल विजन मैन, मतलब वुमन कैसी है? कलर ब्लाइंड।
अब देखो कलर ब्लाइंड है, वुमन तो ऐसी है कलर ब्लाइंड, कैपिटल स्मॉल सी वाली, और जो बंदा है वो कैसा है, नॉर्मल विजन वाला है, ये वाला। अब ये कह रहा है उनके सन कैसे होंगे, तो देखो ये क्रॉसिंग करवाई अपन ने, तो हस्बैंड तो नॉर्मल है और वाइफ जो है कलर ब्लाइंड है, तो जब इनकी क्रॉसिंग करवाते हो आप, तो इसमें जो सन बनते हैं वो ये देखो ये वाले बने सन यहाँ। दोनों में ही सन के अंदर क्या आया, मदर से एक्स क्रोमोसोम आया, और इसके अंदर क्या है, रेसेसिव है, तो इसका मतलब सन तो सारे कैसे हुए, कलर ब्लाइंड, लेकिन डॉटर्स कैसी हुई सारी, कैरियर हुई। तो यहां पर आप अगर कहो तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑल आर द कलर ब्लाइंड, सारे के सारे कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। A human male produce sperm with the genotype AB, 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 and AB. But capital A, capital B, capital A, small a, capital B, and small b, small a, है ना? What is in equal proportion? ये गैमेट है। तो what is the corresponding genotype of this person? मतलब क्या corresponding genotype हो सकता है जिससे ये इक्वल नंबर में ये 4 गैमेट प्रोड्यूस है। अब सोचो पॉसिबिलिटीज देखें अपन। अगर अपन इसमें से पहली वाली पॉसिबिलिटी लें, कैपिटल ए वाली, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी, तो जो गैमेट बनते हैं वो ये 4 बनते हैं। और अगर अपन सेकंड वाली पॉसिबिलिटी लेते हैं ये वाली, तो देखो इसमें जो गैमेट बने बेटा वो कितने बने, सिर्फ 2 ही बने, कैपिटल ए स्मॉल बी। अगर हम तीसरा वाला ये वाला पॉसिबिलिटी लेते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, तो गैमेट 4 बने, लेकिन 4 जो गैमेट बने उनमें से आप देखो कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी, यानी ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, यानी 2 ही तरह के गैमेट बने। और अगर आप चौथा वाला ऑप्शन जो है कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी को लेते हो, तो एक ही तरह के गैमेट बने यहाँ पर। तो वो वहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। ये वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ इस वाले में हो रही है, देखो यहाँ पर 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं। पॉकलाइन मेथड अगर आप काम में लो तो देखो कैपिटल ए और स्मॉल ए के साथ में कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ में आप जब गैमेट बनाते हो तो ये 4 तरह के गैमेट्स इसी वाले में बनते हैं। तो आंसर क्या हुआ बेटा इसका, 1 हुआ। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेडिग्री एंड इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन उठाते हैं अपन यहाँ पर। पेडिग्री इनहेरिटेंस में देखो ये एक पेडिग्री दी है और इसमें आपसे पूछा व्हाट डज इट शोज, इस पेडिग्री में क्या शो हो रहा है। अब इस पेडिग्री में क्या शो हो रहा है, या कोई पेडिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हमको निकालना हो तो उसके लिए कुछ गोल्डन रूल्स हैं जो अपन को याद होने चाहिए। अगर ये गोल्डन रूल्स आपको पता हो ना तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी इन क्वेश्चंस को करने में। अक्सर बच्चे कहते हैं समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई क्यों समझ में नहीं आ रहा, आसानी से कर सकते हो। नंबर 1 सबसे पहली चीज ये देखो कि ये जनरेशन 1 जनरेशन 2 और ये जनरेशन सी। ओके बेटा, अब ध्यान दो यहां पर कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी भी कैरेक्टर का जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर वो दोनों में, किन में, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में एक्सप्रेस हो रहा है, मेल में भी और फीमेल में भी, जैसे इस वाले इनहेरिटेंस में आप देखो ये डिजीज जो है मेल भी है और फीमेल भी है। अगर कभी किसी भी इनहेरिटेंस में, पेडिग्री इनहेरिटेंस में ऐसा किसी मेल या फीमेल दोनों में अगर कोई डिजीज एक्सप्रेस हो रही है, तो आप दिमाग लगाओ सबसे पहला कि वो कैसा होना चाहिए, ऑटोसोमल होगा, ऑटोसोमल इनहेरिटेंस होगा। कैसा होगा, ऑटोसोमल। सिर्फ एक्सेप्शनली कलर ब्लाइंडनेस के केस में हो सकता है कि मेल और फीमेल दोनों और सेक्स लिंक्ड होने के बावजूद भी क्या हो जाए, डिजीज हो जाए, लेकिन वो रेयर है ना। तो मोस्टली आपको दिमाग में जो क्वेश्चन के आंसर आना चाहिए यहाँ पर वो क्या आना चाहिए, ऑटोसोमल। ठीक है, इसका मतलब ये कैसा इनहेरिटेंस है, पहली चीज तो ऑटोसोमल है। अब देखो अगली चीज, अगला गोल्डन रूल आप देखो। अगला गोल्डन रूल जो है वो ये कि अगर डिजीज जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्स में दिखाई दे रही है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस को आप देखो ना तो सिर्फ फीमेल कैरियर होती हैं और मेल्स में डिजीज होती है। तो हर जनरेशन में मेल 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 ऐसे, या बाल्डनेस है तो मेल 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 मेल, है ना। अगर एक पर्टिकुलर सेक्स में ही डिजीज एक्सप्रेस हो रही है तो इसका मतलब वो कैसी डिजीज है, दैट इज सेक्स लिंक्ड है। कैसी डिजीज है, सेक्स लिंक्ड। लेकिन यहां देखो ये कैसी है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा इससे, ये कैसी डिजीज है, दिस इज ऑटोसोमल। क्यों, यहां मेल एंड फीमेल दोनों में है। तीसरा गोल्डन रूल, और तीसरा गोल्डन रूल क्या कहता है
तीसरा गोल्डन रूल कहता है कि अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा हो डिजीज का, क्या हो रहा हो, मैंने कहा स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा हो, ठीक है। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है, जैसे यहां पर इस जनरेशन में कोई डिजीज नहीं है, लेकिन उसके बाद इस वाले जनरेशन में देखो, इस पेरेंट इसमें और इसमें डिजीज है, लेकिन इस पेरेंट में नहीं है, स्किपिंग ऑफ जनरेशन होगा। अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो रहा है तो ये हमेशा कैसा होगा, रेसेसिव डिजीज होगी। लेकिन अगर स्किपिंग ऑफ जनरेशन नहीं हो, जनरेशन नंबर 1 2 3 हर एक में एटलीस्ट एक जो है वो क्या है, वहां पर कोई ना कोई डिजीज है, तो ऐसे केस में वो कैसा होगा बेटा, वो डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। कैसा होगा, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा, याद रखना, डोमिनेंट इनहेरिटेंस होगा। तो आप यहां पर इन 4 गोल्डन रूल से आप अपने जितनी भी पेडिग्री है 90% उनको सॉल्व कर लोगे यहां पर, ठीक है। तो आप देखो, अब यहां पर इसको देख के, इस वाले को देख के आपको यहां पर क्या समझ में आया, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। अब ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज के इसमें ऑप्शन में अगर आप देखो तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो हीमोफिलिया, सेक्स लिंक्ड है, ये नहीं हो सकता। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक्ड इन इनवॉर्ड फिनाइल कीटोन्यूरिया, पहली चीज ये आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ना कि सेक्स लिंक्ड है। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, इनहेरिटेंस ऑफ द कंडीशन लाइक फिनाइल कीटोन्यूरिया एज ए ऑटोसोमल रेसेसिव, ये देखो आंसर हो सकता है इसका, और होगा, यही होगा एक्चुअली, क्यों, ऑटोसोमल रेसेसिव यही है। एंड देन चार्ट में चौथा दिया है कि चार्ट इज रॉन्ग, जो कि नहीं, बिल्कुल चार्ट तो सही है, चार्ट तो सही है। अगर आप देखो तो यहाँ पर देखो, एक जनरेशन में स्किपिंग हो रही है यानी रेसेसिव है, और मेल और फीमेल दोनों में हो रही है यानी ऑटोसोमल है, तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है। और ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में कौन सा डिसऑर्डर है, ये यहाँ पर जो दिया है फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर सुनील्स बायोलॉजी चैनल, नीट के लिए फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स से ले रहा हूँ आज। कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में उन ऑल 25 क्वेश्चंस को मैं आपको कवर कर पाऊं। 50 मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको देख के कि बस ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जिनको घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से वहां पर और पूछ लिया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीनोटाइप ऑफ अ गैमीट, गैमीट का जीनोटाइप नहीं है। अब देखो बेटा, एक चीज समझना, अगर कोई पेरेंट है उसमें जी एलिलिक पेयर है एक्स एक्स सपोज करो, तो जब गैमिट बनता है तो उसमें क्या जाता है, एक में एक्स जाएगा और दूसरे में भी एक एक्स जाएगा। अगर किसी में गैमिट एलिलिक पेयर 1 1 है तो एक में 1 जाएगा और दूसरे में भी क्या जाएगा, 1। अब किसी में अगर एक्स एक्स और 1 1 है तो गैमिट बनते समय क्या होगा, एक एक्स में से एक जाएगा और 1 में से एक जाएगा, और एक्स में से एक जाएगा और 1 में से एक जाएगा, ऐसे तो जाएगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जीनोटाइप ऑफ अ गैमिट, गैमिट का जीनोटाइप नहीं है। अब अगर ये चारों गैमिट के आंसर गैमिट दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये जो गैमिट बना SUN, ये किससे बना होगा, किसी ऐसे इंडिविजुअल से बना होगा जिसमें एलिलिक पेयर क्या था, SSUUNN, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं एक्स एक्स में से एक गया, तो नेचुरली यहाँ एस एस में से एक गया, यू यू में से एक गया, एन एन में से एक गया, सही है। ऐसे ही अगर मैं स्टार के बारे में कहूं तो एस एस टी टी ए और आर आर में से एक एक, एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से, तो इट इज करेक्ट। ऐसे स्काई में एस एस के और वाई वाई, है ना, तो एक एक गया। और मून वाले में देखें तो एम एम ओ एन एन, तो इसमें से क्या बनना चाहिए गैमेट, एक एम एक ओ आए और एक एन आए, इसमें से एम इसमें से ओ इसमें से एन, तो गैमेट इससे बनेगा। जबकि गैमेट यहाँ क्या दिखा है, MOON, यानी ये दोनों के दोनों ओ जो है एक गैमेट में चले गए, ये डिसजंक्शन के कारण हो सकता है, नॉर्मली किसी गैमेट में नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है एक जीनोटाइप नहीं है किसी गैमेट का, दिस इज द रॉन्ग जीनोटाइप ऑफ अ गैमेट। तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, फोर्थ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अ नॉर्मल विजन्ड मैन, नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड, उसके फादर मतलब इस लड़के के फादर कलर ब्लाइंड थे, है ना। और ये लड़का किससे शादी कर रहा है, मैरिड अ वुमन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड, यानी लड़की के पापा भी कलर ब्लाइंड थे और लड़के के पापा भी कलर ब्लाइंड थे, फादर दोनों के कलर ब्लाइंड है। अब उन दोनों की शादी हुई,
और उन दोनों की शादी के बाद ये कह रहे हैं दे हैव द फर्स्ट चाइल्ड एज ए डॉटर, वो डॉटर है, और उस डॉटर के अंदर व्हाट आर द चांसेस दैट द चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड, इसके कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान दो, हम कह रहे हैं कि जो ये लड़का है वो नॉर्मल विजन है। नॉर्मल है इसका मतलब ये वाला है भैया नॉर्मल, कैपिटल सी वाई वाला, क्योंकि डिजीज नहीं है, क्योंकि अगर डिजीज के कंडीशन में तो एक अकेला सिंगल स्मॉल सी भी क्या होता है मैन के अंदर एक्सप्रेस कर देता है, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये वाला जेनेटिव होगा। और फीमेल कैसी है, ये कह रहे हैं कि ये फीमेल जो है इसके फादर कलर ब्लाइंड थे, यानी इस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम फादर से आया है, और फादर से जो क्रोमोसोम आया है जो कलर ब्लाइंड थे वो, इसका मतलब कलर ब्लाइंड थे तो उनसे फादर से जो आया वो ये वाला स्मॉल एक्स आया, इसका मतलब ये फीमेल कैसी है, कैरियर फीमेल है। अब इन दोनों की शादी हुई, ठीक है, इनकी शादी हुई तो इनके बच्चे हुए, और इनमें हम क्या कह रहे हैं कि डॉटर्स में कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं। तो देखो क्रॉसिंग जब करवाई तो ये डॉटर्स है, एक डॉटर ये है, एक डॉटर ये, अगर आप देखो तो ये डॉटर नॉर्मल है और ये डॉटर जो है कैरियर है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने हैं। तो दो डॉटर हुए और उन दो डॉटर में से एक नॉर्मल है और एक कैरियर है, लेकिन कलर ब्लाइंड कोई भी नहीं है, यानी कलर ब्लाइंड होने के चांसेस कितने परसेंट हुए, 0% हुए। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज 0%। बात समझ में आ गई क्या, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में बात कर रहा हूं यहां पर, इफ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर, ये कैरियर है, देखो दोनों के दोनों पेरेंट कैसे हैं, कैरियर फॉर द थैलेसीमिया, ओके, विच इज अ ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रेसेसिव है। तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी रिजल्ट इन अफेक्टेड चाइल्ड, 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है नीट के अंदर, ये ध्यान देना, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी रिजल्टिंग इन अफेक्टेड चाइल्ड, कितनी है। देखो क्वेश्चन कह रहा है थैलेसीमिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी कि ये ऑटोसोमल है, ऑटोसोमल रेसेसिव है, इसका मतलब कोई डिजीज जो बंदा हो सकता है वो कब हो सकता है, स्मॉल ए वाले केस में। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन में इसने कहा कि दोनों के दोनों पेरेंट कैसे हैं, कैरियर है, यानी पेरेंट कैरियर है, इसका मतलब पेरेंट कैसे हो सकते हैं, अगर पेरेंट ऐसे होते कैपिटल ए दोनों पेरेंट तो डिजीज नहीं होते, ये तो बिल्कुल नॉर्मल। अगर कैपिटल ए स्मॉल है तो कैरियर, और अगर स्मॉल वाले होते तो डिजीज होते पेरेंट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कैरियर, इसका मतलब फादर भी कैसा ऐसा कैरियर है और मदर भी कैसी है कैरियर है, ये जीनोटाइप है। तो गैमेट बनाए, गैमेट बनाए तो देखो यहाँ पर इसके अंदर जो ये वाला बना ये नॉर्मल, ये दोनों के दोनों कैसे कैरियर, और ये कैसा अफेक्टेड। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ क्या पूछा है कि चांसेस ऑफ द प्रेगनेंसी रिजल्ट इन अफेक्टेड चाइल्ड, अफेक्टेड चाइल्ड कितना, तो चार में से सिर्फ एक ये वाला चाइल्ड जो है अफेक्टेड हो रहा है, यानी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी हुई भाई इसकी, 25% हुई, कुल 25%। ठीक है, तो देखो यहां पर अगर आपसे कहे व्हाट इज इट, तो हाँ आंसर आया इसका 25%, फोर्थ ऑप्शन हो गया यहाँ पर इसका। ये 2013 का क्वेश्चन है बेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार और एक पेडिग्री करते हैं अपन, देखो यहाँ पर इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द गिवन पेडिग्री। चार ऑप्शन दिए, इनमें से एक ऐसा है, ये बताना है अपन को। ठीक है, अब देखो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3, जनरेशन 4। अब देखो इसको देख के कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा, देखो यहाँ कंफ्यूजन मत करना। आपने देखा तो आपको देखते, आप जब देखते हो तो ओवरऑल पूरा देखते हो तो कई बार लगता है कि ये कैसा है, इस जनरेशन में भी डिजीज है, इस जनरेशन में भी डिजीज है, और तीसरी जनरेशन में भी डिजीज है, और चौथी जनरेशन में भी डिजीज है, तो हर एक में डिजीज है, और हर एक में डिजीज है तो ये कैसा होगा कि भी, तो आप दिमाग लगा ले तो सीधा कि डोमिनेंट होगा, है ना, हर जनरेशन में, लेकिन है नहीं ये। क्यों, क्योंकि देखो इसके पेरेंट्स, ये जो दोनों पेरेंट है उनसे निकलने वाला बच्चा ये वाला और ये इसकी वाइफ, ये जनरेशन एक अलग से जो जनरेशन है, देखो इसमें दोनों नॉर्मल है या कैरियर है, डिजीज नहीं हो रही है। यानी अगर इससे होने वाले इस जनरेशन में और इससे होने वाली ये थर्ड जनरेशन ये जो है इसमें देखें तो इस सेकंड वाली जनरेशन में क्या हो गई, स्किपिंग ऑफ जनरेशन हो गई, यहां पर यहां डिजीज नहीं आई, और यहां डिजीज जब एक्सप्रेस नहीं हुई तो ये कैसा है, रेसेसिव है, ना कि डोमिनेंट, ध्यान रखना ये रेसेसिव है।
और मेल में और फीमेल में दोनों में हो रही है। इस पूरे को अगर आप देखो तो मेल और फीमेल दोनों में हो रही है, और जब मेल और फीमेल में दोनों में हो रही है तो कैसा है, ऑटोसोमल रेसेसिव। तो डिजीज कैसी हो गई, ये ऑटोसोमल रेसेसिव हो गई। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। तो 10 क्वेश्चंस मैंने आपको अभी तक करवा दिए, होप समझ में आ रहा होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन क्रॉसिंग रेड व्हाइट फ्लावर प्लांट, है ना, द रेशियो ऑफ द रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2 जनरेशन कितना आया, 60:20। देन ऑन सेल्फिंग द हेट्रोजाइगस रेड, जो हेट्रोजाइगस रेड थे इसमें से उनको सेल्फिंग करने के बाद क्या हुआ, उनका रेशियो कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। यानी क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, रेड और व्हाइट को जब क्रॉस कराया तो रेड कितना है 60, व्हाइट कितना है 20, यानी रेशियो कितना 3:1। इसका पार्ट भी जो है वो कह रहा है हेट्रोजाइगस रेड। हेट्रोजाइगस रेड माने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉसिंग करवाई गई। तो क्रॉसिंग करवाने पर रेशियो जो आया उसमें क्या रेशियो आएगा यहाँ पर, तो जब सेल्फिंग करवाते हैं हम कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल आर स्मॉल आर की, यानी F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन का रेशियो क्या इतना आता है हमारा 3:1 आता है, 3:1। तो यहाँ आपको अब देखना है कि किसमें 3:1 दिख रहा है ना। तो देखो 40-30 में अगर देखें तो 22 जा 40 एंड 23 जा 60, 2:3 आया, नहीं आया 3:1 का। लेकिन 72 और 24 में अगर आप देखो तो 3:1 का रेशियो आ रहा है। 24 1 जा 24 एंड 24 3 जा 72। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आंसर हो गया आपका फर्स्ट। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन जो है समझ में आए होंगे। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भाई अगर मिस्टर मिसेस वर्मा जो कि एक ऑटोसोमल जीन पेयर रख रही हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, एंड शी कंटेन एक्स लिंक्ड जीन डी बोथ ऑन हर एक्स क्रोमोसोम, दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम उन पे डी भी प्रेजेंट है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन कैप बी डी जीन, कितने। अब देखो क्वेश्चन अगर आपने देखा हो तो आप साफ साफ बिल्कुल क्लियर कह रहा है यहाँ पर कि एक्स क्रोमोसोम पर, एक्स क्रोमोसोम पर, है ना, एक ऑटोसोमल जीन पेयर कैपिटल बी स्मॉल बी है। ठीक है, एज वेल एज ये क्या कह रहा है, इसी एक्स पर डी भी प्रेजेंट है, दोनों पर, ऑन बोथ ऑन हर एक्स क्रोमोसोम, है ना, एक्स लिंक्ड डी भी वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज क्या हुई बेटा, देखो पॉसिबिलिटीज में अगर मैं यहां पर कहूं तो पॉसिबिलिटी जो हुई, सबसे पहली पॉसिबिलिटी तो देखो क्या हुई कि अगर यहां पर ये फीमेल जो है उसका जीनोटाइप ऐसा कुछ हो कि एक एक्स पे बी है और डी है और एक एक्स पे बी है। ठीक है, ऐसे केस में इसके जो गैमेट बनेंगे क्या बनेंगे, एक गैमेट तो ये बनेगा ये वाला जो देखो मैंने यहां दिखाया, एक गैमेट बनेगा ये वाला जो मैंने यहां दिखाया। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसा कुछ हो सकता है कि इस एक्स पे सिर्फ बी प्रेजेंट हो और दूसरे वाले एक्स क्रोमोसोम पे डी, डी जो है बी के साथ, स्मॉल बी के साथ प्रेजेंट हो। तो उस केस में गैमेट एक एक्स बी ये वाला बनेगा और एक एक्स बी डी ये वाला बनेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ गैमेट विच कंटेन बी डी जीन्स, बी डी जीन्स की परसेंटेज कितने हैं, है ना। तो अगर आप देखो यहां पर तो इस केस में भी बीडी जीन्स के चांसेस कितने हैं, दो गैमेट में से एक में बीडी प्रेजेंट है, और यहां पर भी देखो तो दो गैमेट में से एक में गैमेट प्रेजेंट है, यानी दोनों के दोनों केस में कितना है 50% चांसेस जो है बोथ द केसेस में दिख रहा है, जिसमें एक एक्स क्रोमोसोम पर ही बी और डी दोनों जीन प्रेजेंट हो। इसका मतलब 1/2 या 50%। आंसर हो गया यहाँ पर फर्स्ट। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक करते हैं यहां पर, और जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप देखो थोड़ा सा तो ये कह रहा है कि एक प्लांट विथ जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी सेल पॉलिनेट किया गया, है ना, प्रोवाइडेड दैट 4 जीन्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टिंग, ये चारों के चारों जीन जो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, तो व्हाट
proportion of progeny will show the genotype of this type. कितनी proportion में कितने जो है प्रोजेनी जो है वो ये वाला जीनोटाइप शो करेंगी, है ना। तो प्लांट का जीनोटाइप ये है और सेल पॉलिनेटेड किया, सेल पॉलिनेशन किया, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी के पॉसिबल गैमेट्स क्या बन सकते हैं अगर आपसे देखा जाए तो पॉसिबल गैमेट ये 4 बनेंगे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। कैसे? फॉर्कलाइन मेथड काम में ले लो, है ना। फॉर्कलाइन मेथड तो ये दोनों आइडेंटिकल है, देखो तो हर बार कैपिटल ए तो आएगा ही आएगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, तो अगर आप देखो तो 2 में कैपिटल बी आएगा, जैसे इस वाले में कैपिटल बी आया, इसमें कैपिटल बी आया, और 2 में कैपिटल स्मॉल बी आएगा। ये देखो यहाँ पर भी वही 2 में कैपिटल सी और 1 में 2 में जो है स्मॉल सी, और यहाँ चारों के अंदर कैपिटल डी आएगा, जैसे यहाँ से चारों में कैपिटल ए आया था ऐसे चारों में। तो देखो 4 तरह की पॉसिबिलिटी यहाँ पर फॉर्कलाइन मेथड से जब आप गैमेट बनाओगे तो दिखेगी। अब क्या कह रहे हैं हम कि भाई इनकी सेल्फिंग अगर होती है ना, सेल्फिंग इसकी, यहाँ इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि जीन्स इंडिपेंडेंटली, तो व्हाट विल बी, अगर ये सेल्फ पॉलिनेटेड होते हैं तो इनकी प्रोजेनी क्या बनेगी। तो हमने प्रोजेनी के लिए गैमेट लिया, ये 4 गैमेट बने, ये चारों गैमेट मैंने इधर लिए, और सेल्फिंग की तो दूसरी तरफ भी गैमेट लिए, एक के मेल वाले गैमेट ले लिए यहाँ पर और एक फीमेल गैमेट ले लिए यहाँ पर। और जब क्रॉसिंग कराता हूं तो आप जब क्रॉसिंग फिल करोगे यहाँ पर तो देखो यहाँ क्या, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, इस तरह से सारे भरोगे आप, तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा है क्या कि भाई ये वाली प्रोजेनी होने के चांसेस कितने हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ये होने के चांसेस कितने हैं। तो देखो बेटा यहां पर ये वाले चांसेस सिर्फ जो आपके पास है यहां पर वो कितने हैं, एक में है आउट ऑफ दी 16, ये 16 जो आपकी ऑफस्प्रिंग्स बन रही है, इन 16 में से सिर्फ आप जब क्रॉसिंग बनाओगे इसकी तो आपको पता पड़ेगा सिर्फ एक में ये वाली जीनोटाइप, यानी 1/16 है पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर 1/16 हो गया, ये वाला 1/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। A test cross of F1 fly with plus A and plus B type of the genes produce the following offspring, उनमें offsprings ये प्रोड्यूस हुई यहाँ पर ये। so what will be the distance between linked gene के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर प्लस प्लस एन ए बी जो है 9 प्लस बी ए बी 41 और ये 9 और ये यहाँ पर इतने प्रोड्यूस हुए। तो पॉसिबल गैमेट्स क्या बन सकते हैं, देखो यहाँ पर इसके अंदर पॉसिबल गैमेट जो है वो कितने बन सकते हैं बेटा, 4 बन सकते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर इस ये है ये ऑफस्प्रिंग का जो दिखाया है वो देखो ये वाला ये दिखाया है ना, प्लस ए एंड प्लस बी। तो इनसे गैमेट जो बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, देखो गैमेट या एक तो गैमेट ये बने, है ना, दूसरा गैमेट, तीसरा गैमेट, चौथा गैमेट, ये गैमेट बन सकते हैं जिनमें से पेरेंटल कॉम्बिनेशन आफ्टर रिकॉम्बिनेशन एंड ये तो है आफ्टर रिकॉम्बिनेशन, और ये वाले हैं विदाउट रिकॉम्बिनेशन, जो पूरा का पूरा ये चला जाए पूरा का पूरा ये चला जाए तो देखो एक गैमेट ये बना एक गैमेट ये बना। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ये इसके साथ में एक्सचेंज हो जाए, है ना, क्रॉसिंग ओवर हो जाए पहले और उसके बाद हो तो 4 गैमेट बनते हैं ये वाले। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी आई उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालोगे यहाँ पर तो इनके अंदर जो आंसर आएगा आपका यहाँ पर दैट विल बी द 20। ओके, चलो रीजन एंड असर्शन वाला हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन रीजन एंड असर्शन का, देखो यहाँ पर दे रखा है आपको सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया आर लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, मेंटल रिटार्डेशन, आर्थराइटिस एक्सेट्रा, ये सिम्टम्स दे दिए फिनाइल कीटोन्यूरिया के, और रीजन दिया ये प्लियोट्रोपिज्म के कारण हो रहा है, और आपसे पूछा कि रीजन एंड असर्शन में बताओ भाई ये क्या है। देखो रीजन एंड असर्शन में आप ध्यान देना कि ए बी सी डी क्या दे रखा है, ये देखो। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखो, सिम्टम्स ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन सही है, मेंटल रिटार्डेशन होता है उसके अंदर, और आर्थराइटिस जॉइंट पेन भी होता है, बिल्कुल ठीक है, और फिनाइल कीटोन्यूरिया प्लियोट्रोपिज्म का एग्जांपल है, बिल्कुल ठीक है। तो यह आंसर क्या हो गया, ए हो गया। क्यों, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्लियोट्रोपिज्म के कारण फिनाइल कीटोन्यूरिया, और फिनाइल कीटोन्यूरिया में ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो सिम्टम्स भी सही है और रीजन भी सही है, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ए। ऐसे एक और रीजन असर्शन का क्वेश्चन देखे, देखो
फीमेल हेट्रोगैमेटी इज फाउंड इन बर्ड, बिल्कुल ठीक है, फीमेल हेट्रोगैमेटी मिलती है बर्ड के अंदर। हमारे सपोजिट ह्यूमंस में मेल में हेट्रोगैमेटी होती है, हमारे अंदर मेल जो है दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है, एक एक्स और एक वाई, जबकि फीमेल में, जबकि बर्ड्स में फीमेल जो है दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करती है, एक जेड टाइप का और एक डब्ल्यू टाइप का, है ना। तो फीमेल में दो तरह के ओवम प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल ठीक है। Two different type of gamete in terms of the sex chromosome are produced by the female gamete, क्या भाई, है ना। तो अगर हम देखें तो यहां पर बोथ ए एंड आर दोनों करेक्ट है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब देखो बेटा, यहां पर डी में दे रखा है ये वाली चीज और यहां पर ए में दे रखी थी, तो आंसर देते समय ध्यान देना कि वो कौन से नंबर पे असर्शन में किसको ए माना है किसको बी माना है, उनके बेसिस पे। जैसे यहाँ इस वाले में देखो डी में है ये ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, है ना। अगर आप यहाँ ए कर दो इसको याद रखते हुए, तो देखो ए तो कुछ और ही है, बोथ ए एंड आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर, जबकि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, जीन ए एंड बी आर लिंक्ड at 12 map unit and heterozygous individual whose parent are this capital A small a capital B small b and small a capital B, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई गैमेट प्रोड्यूशन की, तो ध्यान दो, एक कुछ खास बातें अपन को पता होनी चाहिए यहाँ पर। सीधा सीधा सा आपको एक चीज तो कि रिकॉम्बिनेशन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर के बराबर। और ये चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेटिक लिंकेज को, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो दो जीन दिए, एक ए और बी, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस दिखाई है वो कितनी दिखाई है, 12 मैप जेनेटिक यूनिट दिखाई है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी, 12% है, ठीक है। इसका मतलब अगर हम कहें तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस होंगे और पेरेंटल कॉम्बिनेशंस कितने प्रोड्यूस होंगे, अगर हम इसको कैलकुलेशन देखें तो एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि जब फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी 12% है, यानी कुल रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे वो 12% बनेंगे, और 12% बन रहे, अगर 4 गैमेट बन रहे हैं और उसमें से 12%, तो कुल मिला के 12%, इसका मतलब 6% डिवाइड हो जाएगा जो भी बनेंगे। अब देखो जीनोटाइप यहां पर क्या दे रखा है भाई, ये वाला दे रखा है, ये वाला दे रखा है ना। तो ये वाला और ये वाला पेरेंट लिया, इसके गैमेट क्या बना, कैपिटल ए स्मॉल बी, और यहाँ पर स्मॉल ए कैपिटल बी। तो ऑफस्प्रिंग जब बने वो ये बने, और इसमें जब सेल्फिंग की तो इसके गैमेट जो बने वो 4 गैमेट ये बने। देखो यहाँ पर इन 4 में से अगर आप देखो यहाँ पर, तो ये वाला गैमेट देखो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये वाला गैमेट भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और ये दोनों नए हैं। तो अब अगर आप देखो तो फ्रीक्वेंसी इन नयों की, कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी, है ना, ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, और स्मॉल ए स्मॉल बी रिकॉम्बिनेंट हुआ, तो टोटल रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट हो रहा था, 12%, यानी 6% ये, ठीक है, 6% ये होगा। तो बाकी कितना बचा, 100 में से अगर 12% को हम माइनस करें तो बचा यहाँ पर 88%। तो 88 डिवाइडेड बाई 2 यानी 44 यानी ये कितना परसेंट बनेगा, 44%, और ये कितना भी परसेंट बनेगा, 44%। इस तरह से यहाँ पर ये 44% बन गया भाई, ओके। चलो जी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर हो जाएगा बी, है ना। 6% कैपिटल ए कैपिटल बी बना, 44% जो है कैपिटल ए स्मॉल बी बना, 44% स्मॉल ए कैपिटल बी बना, और 6% जो है ए बी बना, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। नाउ नेक्स्ट आपके लिए इसी तरह का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दिया यहाँ पर मैंने। मान लो 10 MAP यूनिट है, ठीक है, और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिया आपसे, और अब आपसे पूछते हैं बताओ कितना। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है 10 है, यानी रिकॉम्बिनेशन कितना परसेंट बनेगा बेटा, 5% बनेगा, है ना, रिकॉम्बिनेंट जो बनेंगे। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, 45% बनेंगे। पहली चीज तो ये ध्यान रखने की हो गई, है ना। अब उसमें से इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मेरे को, जरा प्रैक्टिस करो और एक बार मेरे को एक क्वेश्चन करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है, Mendel's postulate have been also called law of splitting of hybrid by some workers, है ना। तो क्या है,
ये तो याद रखने वाली चीज है। लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है, जिसको हम प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ हाइब्रिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। देखो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको आप मेरे कहने के कारण आप याद कर लो इसको। वैसे आपने याद हो तो जब पढ़ा था मेंडल के बारे में तो हमने कहा था मेंडल वाज लकी कि उसने जितनी भी 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे, है ना, वो या तो लिंक्ड नहीं थे, और अगर लिंक्ड थे तो इतनी दूर थे कि वो लिंकेज को दिखा नहीं पा रहे थे, और इसलिए उनको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जैसा रूल पढ़ने में आसानी रही, उसको पता कर पाए। लेकिन वास्तव में जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर स्टडी किए थे वो 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं, और वो 4 क्रोमोसोम पी प्लान के अंदर जो था वो थे 1, 4, 5 एंड 7। अब मैंने आपको एनसीईआरटी की जो बुक है उसी का एक स्क्रीनशॉट करके यहाँ पर आपको उसको याद करने के लिए कर दिया है, ताकि आप इसको याद कर पाओ आसानी से। देखो बेटा, है ना, जो स्टेम हाइट वाला जो जीन है वो कौन से नंबर के क्रोमोसोम पे है? 4th नंबर पे। जो फ्लावर का कलर का है वो किस पर है? 1st पे। जो फ्लावर पोजीशन है वो फिर 4th पे। पोड का शेप फिर 4th पे। पॉड कलर 5th पे। सीड का शेप 7th पे, और सीड का कलर 1st पे। तो इस तरह से अगर आप देखो तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ध्यान देना, जो टोटल 7 कैरेक्टर हैं उनमें से पॉड का कलर अकेला एक कैरेक्टर था जो कि क्रोमोसोम नंबर 5 पे था, और सीड का शेप जो था वो अकेला एक था जो कि क्रोमोसोम नंबर 7 पे था। क्रोमोसोम नंबर 1 पे 2 थे कलर वाले, दोनों के दोनों कलर वाले। कौन सा? सीड का कलर और फ्लावर का कलर। और क्रोमोसोम नंबर 4 पे 3 जीन लिंक्ड थे स्टेम की। हाँ, तो आपको ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनका नंबर और उन पे प्रेजेंट जो जीन्स है, कैरेक्टर्स जो है, उनको याद करना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है एनसीईआरटी में से। तो ये चार्ट मैंने जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, इस चार्ट को देखें और इसको लर्न करें बस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of the gamete will not be produced by the genotype capital A, small b, capital C, capital D, small d। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर फॉकलाइन मेथड से गैमेट बना के देखने, और कौन सा गैमेट नहीं बनता है बस उसको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर टिक करना है। तो देखो बेटा, ये फॉकलाइन मेथड के थ्रू मैंने ये गैमेट बना के दिखा रखे हैं आपको, और इन गैमेट को अगर आप चेक करोगे तो इसमें से जो चौथे नंबर का जो गैमेट है ना, ये नहीं बन रहा है यहाँ पर। कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी एंड कैपिटल डी, दिस गैमेट इज नॉट फॉर्म, रेस्ट ऑल 4 गैमेट्स आर फॉर्म्ड हियर। ठीक है, फॉकलाइन मेथड आपको आना चाहिए। अगर आपको फॉकलाइन मेथड नहीं आता तो आप बताएं, मैं उसको आपको समझा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट है विच सिंबल यूज फॉर अनस्पेसिफाइड सेक्स। देखो इसके लिए आपके एनसीईआरटी में कुछ स्टैंडर्ड सिंबल दे रखे हैं यूनिफॉर्म, जो कि यूनिवर्सली हर जगह यूज किए जाते हैं। आपको वो सिंबल्स याद होने चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। देखो आपको ये एनसीईआरटी की एक इमेज मैंने यहाँ दी, मेल, फीमेल, सेक्स, अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड मेल्स, उनको कैसे दिखाया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन जो दे रखा है यहाँ पर है अनस्पेसिफाइड सेक्स। तो अनस्पेसिफाइड सेक्स, ये देखो ये वाला सिंबल है अनस्पेसिफाइड सेक्स का, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सी हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन अ फैमिली फादर हैज अ ब्लड ग्रुप ए एंड मदर हैज अ ब्लड ग्रुप बी। फादर और मदर का ब्लड ग्रुप ए एंड बी है, और ये कह रहे हैं कि बच्चों में 50% प्रोबेबिलिटी है ए बी ब्लड ग्रुप की। तो बताओ फादर और मदर में से कौन हीट्रोजाइगस या होमोजाइगस कंडीशन वाला है। तो आप जब इसको क्रॉसिंग करोगे आप देखोगे तो देखो पॉसिबल क्रॉसिंग जो आएगी वो ये वाली आएगी, जिसके अंदर क्या है 50% ऑफस्प्रिंग जो है वहां पर कैसे हैं, 50% ऑफस्प्रिंग जो है वो बन रहे हैं, हम जो कह रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये ए बी वाले, है ना। तो ये ए बी वाले देखो यहाँ पे इस वाली क्रॉसिंग में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर, जैसे यहाँ पर आपने ए को हीट्रोजाइगस लिया है फादर को, ऐसे मदर को भी हीट्रोजाइगस ले लो। अगर लेकिन अगर आप मदर को हीट्रोजाइगस लेके अगर आप यहाँ क्रॉसिंग करके देखते हो बेटा, आप करके देखिएगा तो आपकी क्रॉसिंग का रिजल्ट जो है वो नहीं आएगा यहाँ पर, जो क्वेश्चन में पूछा है 50% नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट, काफी बड़ा क्वेश्चन दे रखा है वैसे तो, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले ले भले चाहे तो, और उसके बाद इसको अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद देखिएगा आप। तो इसमें कुछ नहीं है, एक लिंक्ड जीन्स की सीक्वेंस दिखाई है जिसको आपको क्रोमोसोम पे अरेंज करना है, और उन जीन्स के बीच में जो है यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है, जैसे
ए और डी के बीच की डिस्टेंस 10 मैप यूनिट दे रखी है, ए सी के बीच की यूनिट जो डिस्टेंस है वो 3 मैप यूनिट दे रखी है, सी डी के बीच की 7 मैप दे रखी है ना, ए बी के बीच की 5। इस तरह से ये सारे जीन्स के बीच में डिस्टेंस देके कहा है ए बी सी डी को अरेंज करो। फिर एबीसीडी को अरेंज करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसमें एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जो सबसे पहले लिखो ना वो कौन सा लिखो, जो दो जीन जिनके बीच की मैप यूनिट सबसे ज्यादा हो उनको लिखो, और उसके बाद छोटे वाले जो डिस्टेंस कम होती जा रही है उनको अरेंज करते चलो वहां पर। तो आप जब अरेंज करोगे तो यू विल सी, बस एक चीज ध्यान रखना, जैसे इस वाले में भी अगर आप देखो यहाँ पर, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 मैप यूनिट की है। तो कई बार दिमाग में आता है कि ए और बी के बीच की 5 मैप की यूनिट है, तो बी को यहाँ लिख दो इस जगह, है ना, 3 तो ये है ही और 2 ये यूनिट हो जाए तो 5 मैप यूनिट हो जाए। लेकिन चलो ये तो ए और बी के बीच की तो 5 मैप यूनिट दिखाई दे रही है, ये वाली चीज तो सॉल्व हो जाती है, लेकिन अगला वाला पार्ट देखो इसका सी बी कह रहा है 8 मैप यूनिट। अब सी और बी के बीच की यूनिट यहाँ से तो सिर्फ 2 मैप यूनिट ही बनी, तो ये नहीं हो सकता। इसका मतलब बी इधर साइड में नहीं है, ए के लेफ्ट साइड में इधर है 5 मैप यूनिट पे। क्यों? 5 मैप यूनिट ये हो गई और 3 मैप यूनिट ये हो गई, तो ए और बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? टोटल 8 हो गई। इस तरह से अरेंजमेंट अगर आप देखो इसका, तो क्या हुआ? बी ए सी डी होता है यहाँ पे इसका अरेंजमेंट। ठीक है, चलो देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अगर मैं यहां कहूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सन टू प्रोड्यूस अ कपल। अब देखो बेटा, कपल जो है उसमें ये कह रहा है कि 4 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अगर हम कहें तो सीधी सी बात है कि 4 बच्चे अगर पैदा करने किसी कपल को तो 4 बार कोइटस करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर 4 बार कोइटस करना है, यानी एक बार कोइटस में प्रोबेबिलिटी बच्चे की कितनी है वो देख लो, लड़के के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसको प्रोडक्ट करो बाय द 4, यानी 4 बार प्रोडक्ट रूल फॉलो करते हुए उसको मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम एक बार में प्रोबेबिलिटी कितनी है उसको कैलकुलेट करें। तो मेल और फीमेल के बीच में जब क्रॉसिंग की तो 4 बच्चे अगर होते हैं तो उनमें से देखो 2 बच्चों के होने की प्रोबेबिलिटी होती है मेल, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसमें? 1/2। अब एक बार में 1/2, तो 4 बार में कितना हो गया? 1/2 1/2 1/2 1/2, अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना हो गया? 16, 1/16, यानी 16 बच्चों में से मेल के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है ना। तो 4 के लिए अगर हम कहते हैं यहाँ 1/16 की प्रोबेबिलिटी निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फर्स्ट 25 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए। आप अगर इन फर्स्ट 25 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 50 जो मैं दे रहा हूं उनको अगर अगर ढंग से करोगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आपको नीट में मिल जाएंगे, या इसी तरह के पैटर्न पे बने हुए क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो पढ़ते रहें लगातार, एनसीईआरटी की एक एक लाइन पे ध्यान दें, जो कुछ भी आपने इन दिनों में 2 सालों में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, लगातार मेहनत करते रहें, घबराएं नहीं और मेहनत करते रहें, अंत तक अपने प्रयासों में कमी ना छोड़ें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं पार्ट बी के साथ शीघ्र ही।